जिला मध्य प्रदेश में है, ये भी मध्य प्रदेश में है। पार्वती का मंदिर यानी कि देवी पार्वती का मंदिर, और देवगढ़ का दशावतार मंदिर हमने बताया था, पंचायतन श्रेणी में बनाया गया है। देवगढ़ कहाँ पड़ता है? झांसी में। तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर, तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर, ये सब जो है गुप्तकालीन है। तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर, देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर। देवगढ़ इस समय शायद ये ललितपुर में है, झांसी यानी ललितपुर का दशावतार मंदिर। भीतरगांव भीतरगांव का मंदिर, भीतरगांव तो यहाँ पे कानपुर में है, इसी में। हाँ इसी में भीतरगांव कानपुर का मंदिर, ये भी आएगा आपका। भीतरगांव कानपुर में है, भीतरगांव का मंदिर। देवगढ़। तो आगे देखते हैं मूर्तियां। कल मूर्तियां स्मारक में हमने आपको मंदिर बता दिया और मूर्तियां देखी। तो ये सारनाथ से मिली हैं इनकी ज्यादातर मूर्तियां। सारनाथ मथुरा, सुल्तानगंज, ये भी आपके बिहार में पड़ता है। सुल्तानगंज, करमदंडा, खोह, काम लगा के लिखते जाइए। ये जहाँ से मूर्तियां मिली हैं, ये जो है मूर्तियां हैं गुप्तकालीन, जिससे इनके इतिहास को जानने के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो सारनाथ, मथुरा, सुल्तानगंज, करमदंडा, खोह, देवगढ़ आदि स्थानों से, खोह, देवगढ़ आदि स्थानों से शिव, बुद्ध, शिव और विष्णु की मूर्तियां मिली। किसकी? बुद्ध, शिव और विष्णु की मूर्तियां मिली। बुद्ध, शिव और विष्णु। इससे क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ जो है भागवत, वैष्णव और शैव के साथ साथ बुद्ध धर्म भी प्रचलित रहा होगा गुप्त काल में। इसलिए जो मूर्तियां मिली हैं बुद्ध, शिव और विष्णु की मिली। तो हमने आपको कला वाले पार्ट में बहुत विधिवत बताया था। हरिहर की कल्पना, त्रिमूर्ति की कल्पना और इनका त्रिदेव की कल्पना, और ज्यादातर बहुतायत मंदिरों का निर्माण भी गुप्त काल में होता है। सामंती व्यवस्था, ये हमने आपको जो है कला वाले पार्ट में पढ़ाया था। तो मूर्तियां जो है इनकी धार्मिक सहिष्णुता तथा तक्षण कला पर प्रकाश डालती है। जो मूर्तियां मिली हैं वो काफी बेहतर क्वालिटी की हैं, यानी कि बढ़िया ढंग से बनाई गई हैं। तो इनसे हम अनुमान लगाते हैं कि उस समय जो तक्षण कला रही होगी वो काफी विकसित रही होगी। और चूंकि विशेष धर्म को यहाँ नहीं देखा गया है तो धार्मिक सहिष्णुता भी देखने को मिलती है। यानी कि जो गुप्त शासक थे वो कैसे थे? धार्मिक रूप से काफी सहिष्णु थे, यानी कि सभी धर्मों का वो आदर करते थे। इसीलिए यहाँ पर देखिए बुद्ध, शिव और विष्णु तीनों की मूर्तियां देखने को मिलती हैं। आगे गुफाएं। गुफाओं में जो प्रसिद्ध गुफा है वो बाघ की गुफा कहाँ पड़ती है? हाँ, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। गुफाओं में देखिए गुप्तकालीन गुफाओं में बाघ की गुफाएं, ये गुफाएं जो है आपके ग्वालियर मध्य प्रदेश में पड़ेंगी। ग्वालियर मध्य प्रदेश में बाघ की गुफाएं। और जो अजंता की गुफा है उसमें गुफा में संख्या 16-17, ये जो चित्र हैं ये गुप्तकालीन है। अजंता जो है, अजंता एलोरा का नाम सुने हैं आप लोग? कहाँ पे पड़ता है?
अजंता और एलोरा जो है, अजंता जानते हैं चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है और एलोरा मूर्ति कला के लिए। यही एक बार पूछा गया था। एलोरा मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है जबकि अजंता चित्रकला के लिए। तो ये दोनों कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। और यहाँ से जो गुफा संख्या 16 और 17 ये जो है गुप्तकालीन है। अभी हम जब इसकी सामाजिक व्यवस्था बढ़ाएंगे तो उसमें ढंग से बढ़ा देंगे, कला धर्म संस्कृति बनेगी। तो गुफा संख्या 16-17 ये गुप्तकालीन है, जो अजंता की गुफाओं से प्राप्त होती है, ये गुप्तकालीन है। तो जो बाघ की गुफाएं हैं वो आपके मध्य प्रदेश में है, अजंता की जो गुफाएं हैं वो औरंगाबाद महाराष्ट्र में पड़ती है। ये गुप्तकालीन स्रोतों की जानकारी यानी गुप्तकालीन इतिहास की जानकारी यहाँ से हमें प्राप्त होती है। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा कि बाघ की गुफाओं का जो चित्र है उसका संबंध किससे है? ये तो जनरली सब लोग जानते हैं। तो जो बाघ की गुफाएं हैं उनका जो चित्र है वो लौकिक जीवन से संबंधित है, मानव के लौकिक जीवन से संबंधित है, लौकिक जीवन से संबंधित है, लौकिक जीवन से संबंधित है। बाघ की गुफाओं का जो चित्र मिलता है वो मानव जीवन के लौकिक मतलब लौकिक जीवन से संबंधित है, व्यक्ति के लौकिक जीवन से संबंधित है। ये जो बाघ की गुफाओं में चित्र बने हैं। लेकिन जो अजंता की गुफा संख्या 16-17 में है, इन चित्रों का विषय कैसा है? धार्मिक है। इन चित्रों का विषय कैसा है? इन चित्रों का विषय कैसा है? धार्मिक है। विषय धार्मिक है। ये विशेष तौर पर जानने की कोशिश करिए आप कि इनका विषय कैसा है? धार्मिक। उनका लौकिक जीवन से संबंधित है। बाघ की गुफाओं का जो चित्र प्राप्त होता है, तो हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि इन चित्रों से तत्कालीन समाज की वेशभूषा, श्रृंगार प्रसाधन और धार्मिक विश्वास और इनकी चित्रकला कैसी रही होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि चित्रकला में बहुत ढंग से जो है चित्रों को बढ़िया से उकेरा गया है, मतलब सफाई से। बहुत लोग चित्र बनाते हैं, उसमें पता लगा कलर फैल गया, इधर उधर हो गया, या ढंग से सफाई से। तो यहाँ जो है इनकी जो चित्रकला थी वह काफ़ी विकसित थी, यह अनुमान लगाया जा सकता है। और इनके चित्रकला से तत्कालीन समय की वेशभूषा जो उन्होंने चित्रों में दिखाया है, श्रृंगार प्रसाधन यानी कि उस मूल चित्रकला में किस प्रकार के श्रृंगार प्रसाधन दिखाए गए हैं कि नथिया पहने कि हाथ पहनी है, वो महिला है, अगर तो पुरुष है तो कैसा वेशभूषा धारण किया है, ये सब चीज़ें दिखाई गई हैं। तो इन चित्रों से तत्कालीन समाज की वेशभूषा, श्रृंगार प्रसाधन, धार्मिक विश्वास तथा चित्रकला के विषय में प्रकाश पड़ता है। तो ये रहा जो है गुप्तों के इतिहास के जानने के साधन के रूप में हमने कल भी बताया था आपको, आज भी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी। और आगे चलते हैं, इनकी उत्पत्ति के बारे में देखते हैं कि गुप्त कौन थे। कल बताए थे गुप्त संभवतः कौन थे? कुषाणों के सामंत थे, ऐसा बताया जाता है। यह कुषाणों के सामंत थे। तो इनकी उत्पत्ति के विषय में जो है ये मामला बड़ा विवादित है। यह प्रश्न प्राचीन भारतीय इतिहास का सबसे विवादग्रस्त प्रश्न है कि गुप्तों की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो देखते हैं तमाम सारे विद्वान इनके बारे में क्या राय रखते हैं। तो गुप्तों की उत्पत्ति, इसमें कुछ सारे विद्वान हैं कह रहे हैं कि जो है ये शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक सिद्ध करने का जो है अपने तर्कों के माध्यम से शूद्र से लेकर ब्राह्मण तक सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो इसमें से देखिए एक मिलता है, एक कवित्री थी, वो उनका नाम था वज्जिका। उन्होंने लिखा था कौमुदी महोत्सव नाटक, जिससे इनका संबंध जो है लिच्छवियों से लगाया गया है। कौमुदी महोत्सव नाटक में वज्जिका कृत
वज्जिकाकृत लिख दीजिएगा। कहीं कहीं किताबों में कीर्ति कौमुदी मिला है, या कीर्ति कौमुदी, या इसी को कौमुदी महोत्सव, कौमुदी महोत्सव। तो इसमें जो है इनका संबंध किससे जोड़ा गया है? लिच्छवियों से जोड़ा गया है। हमने कल पढ़ाया कि जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो था उसके सिक्कों पे, स्वर्ण सिक्कों पर क्या मिला है? एक मुख पृष्ठ भाग पर जो है, मुख भाग पर क्या मिलता है? राजा रानी की चित्र नाम सहित, और पृष्ठ भाग पर सिंह, लिच्छव्या शब्द ब्राह्मी में लिखा गया है। और क्या लिखा, और क्या उकेरा गया है? उसमें जो है सिंह वाहिनी यानी देवी दुर्गा की आकृति भी उकेरी गई है। यानी हेड पर कौन थे? राजा रानी। रानी कौन थी चंद्रगुप्त प्रथम की? कुमार देवी, और उसके नाम। और पृष्ठ भाग पर यानी कि टेल भाग पर क्या है? लिच्छव्या शब्द ब्राह्मी में लिखा गया है, और साथ में किसी सिक्के पर सिंह वाहिनी देवी दुर्गा की चित्र, जिसमें कई हाथ दिखाए गए हैं। तो वज्जिकाकृत कीर्ति कौमुदी या कीर्ति महोत्सव में इनका संबंध गुप्तों का किससे जोड़ा गया है? लिख लीजिए, लिच्छवियों से जोड़ा गया है। इस ग्रंथ में इनका संबंध लिच्छवियों से जोड़ा गया है, लिच्छवियों से। क्योंकि उस समय लिच्छवी जो है काफी सशक्त थे, और गुप्तों को अपनी व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, यानी कि अपने राज्य का विस्तार करने के लिए कुछ जो है संबंधों को बनाना पड़ा, जैसा कि बिंबिसार ने किया था, या अन्य बहुत सारे शासकों ने भी किया, अजातशत्रु ने भी किया। तो इस तरह से देखिए, लिच्छवियों के साथ जो इन्होंने वैवाहिक संबंध बनाया उसके कई कारण रहे होंगे। कहा जा रहा है कि लिच्छवियों को म्लेच्छ तथा चंडसेन यानी चंद्रगुप्त प्रथम को कारस्कर कहा गया है। इसी जो कीर्ति कौमुदी महोत्सव है, कीर्ति कौमुदी महोत्सव पुस्तक है यानी ग्रंथ है, उसमें जो है वज्जिका ने कहा कि जो लिच्छवी थे वो क्या थे? म्लेच्छ थे, यानी कि हीन जाति के थे। एक लाइन लिख लीजिए, पूछा जाता है, लिख लीजिए। वज्जिका द्वारा लिखित कीर्ति कौमुदी नाटक में, सॉरी ये नाटक है भाई, ग्रंथ नहीं, ये नाटक है, पुस्तक में लिख लीजिएगा। नाटक में वज्जिका कौन थी? महिला लेखिका थी, रचनाकार। तो कीर्ति कौमुदी या कीर्ति कौमुदी महोत्सव नाटक में लिच्छवियों को म्लेच्छ तथा चंडसेन, लिच्छवियों को म्लेच्छ तथा चंडसेन, चंडसेन किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? चंद्रगुप्त प्रथम के लिए, चंद्रगुप्त प्रथम, पुस्तक में लिख लीजिएगा। लिच्छवियों को म्लेच्छ तथा चंडसेन यानी चंद्रगुप्त प्रथम को क्या कहा गया है? कारस्कर कहा गया है। कारस्कर, चंडसेन को कारस्कर कहा गया है, यानी कि निम्न कुल का बताया गया है कि ये जो है निम्न कुलवंशी लोग रहे होंगे, कारस्कर कहा गया है। इसी तरह से देखिए, एक चंद्रगोमिन का व्याकरण नामक ग्रंथ है। चंद्रगोमिन के व्याकरण नामक ग्रंथ में गुप्तों को जर्ग अर्थात जाट शूद्र कहा गया है। चंद्रगोमिन कृत व्याकरण नामक ग्रंथ में गुप्तों को जट कहा गया है। क्या कहा गया है? गुप्तों को जट, यानी जट मीन्स जाट। यह भी एक शूद्र जाति हुआ करती थी तत्कालीन समय की। तो चंद्रगोमिन का एक व्याकरण नामक ग्रंथ है, उसमें गुप्तों को क्या कहा गया है? जट। इसकी लाइन सीधे मिली है किताब में, अजयत जरटो हूड़ान, अर्थात जाट कहा गया है। चंद्रगोमिन के व्याकरण नामक ग्रंथ में अजयत जरटो हूड़ान कहा गया है। अजयत जरटो हूड़ान, अजयत जरटो हूड़ान,
ये लाइन मिलती है। तो कुल मिला के चंद्रभूमि भी ये मानते हैं कि गुप्त क्या रहे होंगे, लगभग शूद्र जाति के आसपास मिलने वाले, यानी कि शूद्र जाति के थे। जाट भी उस समय शूद्र जाति में आते थे। तो वज्जिकाकृत कीर्ति कौमुदी महोत्सव में ये म्लेच्छ कहा गया है, लिच्छवियों को म्लेच्छ और चंडसेन को कारस्कर कहा गया है। तो इन्होंने ये सिद्ध करने की मतलब बात कही कि जो है ये गुप्त क्या रहे होंगे, शूद्र जाति के रहे होंगे। इसी तरह से देखिए तमाम सारे विद्वान हैं जो अपनी अपनी राय रखते हैं। जैसे केपी जायसवाल हैं। केपी जायसवाल का पूरा नाम क्या है, काशी प्रसाद जायसवाल। ये भी कहते हैं काशी प्रसाद जायसवाल गुप्तों को क्या मानते हैं, हाँ वेरी गुड, गुप्तों को शूद्र मानते हैं, गुप्तों को शूद्र मानते हैं। ये विद्वान हैं और इनका मत है, पूछा जाता है कभी कभी मैचिंग कराने के लिए कि काशी प्रसाद जायसवाल गुप्तों को क्या मानते हैं, शूद्र मानते हैं। और यह एक इसी कहानी को जो है आधार बनाते हैं। कहते हैं कि जो है कि मगध में, इनको मागध गुप्त भी कहा गया है ना, मगध में सुंदर वर्मा नाम के एक राजा थे, क्षत्रिय राजा थे, और उनके कोई संतान नहीं थी। तो उन्होंने जो है इसको गोद ले लिया, चंद्रगुप्त को। बात समझ रहे हैं। अंत में उनको जो है एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या था, कल्याण सुंदर। सुंदर वर्मा के पुत्र कल्याण सुंदर वर्मा हुए। अब बात आगे ये हुई कि चूंकि चंद्रगुप्त प्रथम जो था वह यह बात देखकर बड़ा दुखी होता है कि हमारा प्रतिद्वंदी जन्म ले लिया, अब तो मैं राजा बन नहीं पाऊंगा। तो इस तरह से वह जो है षड्यंत्र के तहत सुंदर वर्मा की हत्या करके मगध पर शासन करता है। एक तरह से उसका कार्य क्या था, निंदनीय रहा। तो इस तरह से ये कहते हैं कि काशी प्रसाद जायसवाल यह शूद्र था और इसने मदद किसकी ली थी, लिच्छवियों की या अन्य लोगों की मदद से यह कार्य किया था। बाद में कल्याण वर्मा, ये कहानी मिलती है कि कल्याण वर्मा पंपासुर चले जाते हैं। जो सुंदर वर्मा उनके पिता के कुछ खास जो सैनिक होते हैं, विश्वस्त लोग होते हैं, उनको हटा देते हैं। बाद में वह इनको हरा कर पूरे इनके बंद बांधवों की हत्या करता है। खैर ये सब एक कहानी है, लेकिन काशी प्रसाद जायसवाल इस कहानी के माध्यम से गुप्तों को क्या मानते हैं, शूद्र मानते हैं। दूसरे विद्वान क्या हैं, दूसरे विद्वान हैं एलन अल्टेकर महोदय और राम शरण शर्मा तथा रोमिला थापर। इनको वैश्य मानते हैं। आप भी वैश्य मानते हैं लगभग, क्योंकि नाम के पीछे क्या लगा है, गुप्त लगा है। और गुप्त लगा होने की वजह से लोग ये कहते थे कि जो है वर्ण व्यवस्था में गुप्त जो है क्या कार्य करते थे, एक जमाने में व्यापार वाणिज्य का कार्य किया करते थे। लेकिन जब वर्ण व्यवस्था वाली बातें धीरे धीरे खत्म होने लगी, तो जैसे ब्राह्मण हैं वो भी तलवार उठा लिए थे, मतलब सेनापति का कार्य करते थे, राजा का कार्य करते थे। अभी हम ब्राह्मण राजाओं की पूरी कहानी बता रहे थे। शुंग, कर्ण, सातवाहन सब क्या थे, ब्राह्मण शासक ही थे ना, लेकिन शासन सत्ता किए पुरोहित का कार्य छोड़कर। तो ये कहा जाता है कि हो सकता है ये गुप्त रहे हों, लेकिन ये छत्र धारण कर लिए हों, क्षत्रिय हो गए हों। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे विद्वान इनको गुप्त और ब्राह्मण मानने वाले ज्यादा लोग हैं। तो लिख लीजिए अल्टेकर, एलन और रोमिला थापर। एलन, अल्टेकर, रोमिला थापर, ये अच्छे बढ़िया टॉप क्लास के विद्वान हैं ये लोग। तो इस तरह से काफी ये लगता है कि वैश्य जाति के रहे होंगे। एलन अल्टेकर, रोमिला थापर और आपके नवीनतम एक विद्वान है राम शरण शर्मा जी। ये सब मिलकर इनको क्या मानते हैं, वैश्य मानते हैं। कि जो है गुप्त क्या थे, वैश्य थे। एलन अल्टेकर, रोमिला थापर, राम शरण शर्मा इनको वैश्य मानते हैं। और देखिए इसी तरह से हेमचंद्र राय चौधरी,
हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा इनको ब्राह्मण मानते हैं। हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा, हेमचंद्र राय चौधरी और दशरथ शर्मा इनको जो है ब्राह्मण मानते हैं। दशरथ शर्मा गुप्तों को क्या मानते हैं? ब्राह्मण मानते हैं कि ये ब्राह्मण कुल से संबंधित थे। और इन्होंने जो है अपनी पुष्टि में प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? कुमेर नागा से जन्म लिया था, लेकिन पुत्री किसकी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। चंद्रगुप्त द्वितीय 2 शादियां करता है। किससे किससे करता है? ध्रुवस्वानी यानी ध्रुव देवी से, और दूसरी पत्नी कौन थी? नागवंशी कुबेर नागा। जो कुबेर नागा से जिस पुत्री का जन्म हुआ था उसका क्या नाम था? प्रभावती गुप्ता। और वह प्रभावती गुप्ता की शादी कहाँ करते हैं? वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से। और रुद्रसेन द्वितीय जो था वह विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। तो ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो रिश्ता किया था वो ब्राह्मण खानदान में किया था। ये लोग भी धरण गोत्र यानी इनका भी जो गोत्र रहा होगा वो संभवतः ब्राह्मण रहा होगा। इस तरह के तर्कों के माध्यम से ये क्या मानते हैं कि गुप्त ब्राह्मण थे। आगे देखते हैं। इसी प्रकार एक विद्वान है गौरी शंकर ओझा, जीएस ओझा के नाम से प्रसिद्ध हैं। गौरी शंकर ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार और चट्टोपाध्याय को क्षत्रिय मानते हैं। गौरी शंकर ओझा रमेश चंद्र मजूमदार और चट्टोपाध्याय महोदय को क्षत्रिय मानते हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर इनकी उत्पत्ति के बारे में तमाम सारे विवाद हैं, लेकिन इन विवादों के बीच भी ये दो जो वैश्य और ब्राह्मण वाली बात है इस पर ज्यादा फोकस रहता है कि गुप्त जो है संभवतः वैश्य रहे होंगे या फिर ब्राह्मण कुल से इनका संबंध रहा होगा। हालांकि इन्होंने ये कार्य क्या किया था? क्षत्रिय धर्म वाला यानी शासकीय कार्य ये लोग करने लगे थे। तो गौरी शंकर ओझा, रमेश चंद्र मजूमदार और चट्टोपाध्याय महोदय इनको क्या मानते हैं? क्षत्रिय मानते हैं। इस तरह से गुप्तों को ब्राह्मण जाति का होने का मत कुछ तर्कसंगत जरूर प्रतीत होता है। उसी उनके पूना ताम्रपत्र से, प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्र से यह एहसास लगाया या आभास लगाया जाता है कि ये ब्राह्मण कुल के रहे होंगे, चूंकि इन्होंने अपनी पुत्री की शादी जो की थी वो वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से की थी। ये कई बार सवाल पूछा गया है कि प्रभावती गुप्ता किसकी पुत्री थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। किस पत्नी से उत्पन्न हुई थी? कुबेर नागा से। उसकी शादी कहाँ हुई थी? वाकाटक वंशी रुद्रसेन द्वितीय से। आगे बताएंगे। तो गुप्त वंशीय लोग धारण गोत्र के थे। यह उल्लेख चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता ने अपने पूना ताम्रपत्र में किया है और यह गोत्र उसके पिता का ही था, क्योंकि उसका पति वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय विष्णु वृद्धि गोत्र का ब्राह्मण था। बात समझ रहे हैं? तो ये कहा जा रहा है कि जिस गोत्र का उसमें चर्चा की गई है उस गोत्रधारी जो लोग थे धारा गोत्र के, वह कौन थे? यानी कि गुप्त वंशीय लोग रहे, यानी कि ये लोग ब्राह्मण रहे होंगे। क्योंकि उसका ऑलरेडी विष्णु वृद्धि गोत्र का था, जो रुद्रसेन द्वितीय था वो विष्णु वृद्धि गोत्र का था। तो जिसमें पूना ताम्रपत्र में जिस गोत्र का उल्लेख हुआ है वह गोत्र किसका रहा होगा? निश्चित तौर पर प्रभावती गुप्ता के पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का रहा होगा। इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये लोग ब्राह्मण रहे होंगे। यह तर्क जो है ज्यादा, चूंकि पुरातात्विक स्रोत से यह जानकारी मिल रही है ना, तो इसमें देखिए एक लाइन मिलती है, परम भगवतो महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तस्य दुहिता, दुहिता मतलब पुत्री, हाँ, धारण गोत्र
धारण गोत्रा श्री प्रभावती गुप्ता। ये पूरी लाइन मिली है पूना ताम्रपत्र में। अगर लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए परम भागवतो महाराजाधिराज, परम भागवतो महाराजाधिराज, या ऐसे समझ लीजिए परम भागवतो महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम। तो परम भागवतो महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तस्य, श्री चंद्रगुप्तस्य परम भागवतो महाराजाधिराज श्री चंद्रगुप्तस्य दुहिता धारण गोत्रा, दुहिता, ये जो दुहिता, दुहिता मतलब पुत्री, दुहिता धारण गोत्रा। अब जो ये गोत्र आया है वो धारण गोत्र कह रहे हैं कि यह किसके लिए आया है? चंद्रगुप्त द्वितीय के लिए आया है। इस तरह से यह लोग ब्राह्मण रहे होंगे। श्री प्रभावती गुप्ता, आगे लिखा है धारण गोत्रा श्री प्रभावती गुप्ता। इस तरह से इनको ब्राह्मण समीचीन किया जाता है। ये ब्राह्मण रहे होंगे। आगे देखते हैं। स्मृतियों के अनुसार नाम के अंत में गुप्त शब्द वैश्यों की विशेषता रही होगी। गुप्त वंशावली का परिचय देने वाले अभिलेख देखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति कल हमने पढ़ाया था। इसमें जो वंशावली मिली है वो ज्यादातर जो है इनकी वंशावली कहाँ से मिलती है? घटोत्कच से। लेकिन हम लोग संस्थापक इसको मानते हैं श्रीगुप्त को। और श्रीगुप्त का भी जो है 2 ऐसे सिक्के मिले हैं जिस पर नाम श्रीगुप्त से मिलता है, अदरवाइज महाराज गुप्ता मिलता है। क्या मिलता है? महाराज गुप्ता, यानी महाराज गुप्त। तो कुछ लोग कहते हैं कि वही श्रीगुप्त ही क्या रहा होगा? महाराज गुप्त रहा होगा। तो इस तरह से देखिए, गुप्त शासक श्रीगुप्त घटोत्कच चंद्रगुप्त प्रथम का वर्णन मिलता है। कहाँ पर? गुप्त वंशावली का जो परिचय मिलता है देने वाले अभिलेख, यानी कि इनकी वंशावली जो मिलती है वो ज्यादातर वेदों में नहीं, पुराणों में नहीं मिली है, अभिलेखों में मिली है। और वो उन अभिलेखों में घटोत्कच से शुरुआत हुई। यानी कि श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र कौन होता है? शासक घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, उसके बाद स्कंदगुप्त आता है। इस तरह से इनकी वंशावली चलती है। तो अभिलेखों में इनकी वंशावली दी गई है। और स्मृतियों के अनुसार इनके नाम के अंत में चूंकि गुप्त शब्द जोड़ा जाता है, तो गुप्त जो है, स्मृतियां क्या कह रही हैं कि ये लोग बनिया रहे होंगे, व्यापार वाणिज्य करने वाले लोग रहे होंगे। चूंकि इनके नामों में क्या जुड़ा है? गुप्त शब्द जुड़ा है। स्मृतियां इनको क्या मानती हैं? स्मृतियां इनको जो है गुप्त मानती हैं, यानी कि व्यापारी वर्ग का व्यक्ति मानती हैं। अब देखिए, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कुमारगुप्त का विलक्षण अभिलेख है, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है। इन्हीं के आधार पर इनकी वंशावली को हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, कुमारगुप्त का विलक्षण स्तंभ लेख, स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। इन अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों के आदि पुरुष का नाम श्रीगुप्त व उसके पुत्र का नाम घटोत्कच मिलता है। तो वंशावली में जो है कह रहे हैं कि इसमें भी श्रीगुप्त मिलता है, श्रीगुप्त घटोत्कच। और ये लोग उपाधियां किसकी धारण करते थे? महाराज की। और जो महाराजाधिराज की उपाधि जो है चंद्रगुप्त प्रथम से शुरू होती है। तो अभिलेखों में श्रीगुप्त, घटोत्कच और फिर जो है इनके अन्य नाम मिलते हैं। अभिलेखी साक्ष्यों के आधार पर गुप्तों के आदि पुरुष का नाम श्रीगुप्त व उसके पुत्र घटोत्कच का नाम देखा गया है। लेकिन विष्णु पुराण में
तीन गुप्त शासकों श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम का ही वर्णन मिलता है। हमने बताया था कि पुराणों में दो पुराण ऐसे हैं जो विष्णु पुराण और वायु पुराण। खूब पूछा जाता है सवाल, ये जो है जानकारी किसके बारे में देते हैं? गुप्तों के बारे में। लेकिन विष्णु पुराण में जो उल्लेख मिलता है इनके प्रथम तीन शासकों का, उसमें है श्रीगुप्त, घटोत्कच और चंद्रगुप्त प्रथम का वर्णन मिलता है। कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण गुप्त युग को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहा जाता है। क्लासिकल शब्द फिर आ गया, उस दिन बताए थे, यानी उत्कृष्ट। हाँ, सांस्कृतिक रूप से उत्कृष्ट रहा होगा, उच्च कोटि का रहा होगा और काफी पुराना इसका जो है सांस्कृतिक इतिहास रहा है, इसलिए इसको क्लासिकल युग भी कहा जाता है। लिख सकते हैं आप, कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण गुप्त युग को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहा जाता है। कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण गुप्त युग को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहा जाता है। कला एवं साहित्य में प्रगति के कारण गुप्त युग को भारतीय इतिहास का क्लासिकल युग कहा जाता है। इसी प्रकार से देखिए, कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकार थे जिसमें के.एम. मुंशी का नाम लिया जा सकता है, ने इस काल को स्वर्ण युग कहा है। के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी और कुछ राष्ट्रीय स्तर के जो इतिहासकार हैं, इन्होंने गुप्त काल को क्या कहा है? स्वर्ण युग, यानी स्वर्ण काल कहा है। गुप्त काल कहा कि ये स्वर्ण युग रहा होगा। के.एम. मुंशी व अन्य राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने गुप्त युग को क्या कहा है? स्वर्ण युग कहा है। इसी युग में आकर बृहत्तर भारत यानी ग्रेटर इंडिया की अवधारणा पूर्ण होती है। बृहत्तर भारत का मतलब हमने बताया कि मौर्यों के बाद किसी ने पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया था, वो थे गुप्तों ने अपने साम्राज्य को काफी व्यापक पैमाने पर विस्तृत किया था। इसके पूर्व भी सातवाहन और कुषाणों ने यह प्रयास तो जरूर किया, लेकिन कुषाण जातियां कहाँ की थी? विदेशी थी, लेकिन वह सफल नहीं हुए। सातवाहनों का विस्तार किधर था? दक्षिण पंथ में, यानी कि दक्षिण भारत में था। विंध्य पर्वत से नीचे चेदिया जो छोटी छोटी जातियां थी, अंधकार युग में के बाद, जो अंधकार युग के निकलने के बाद जो इतिहास गुप्तों का शुरू होता है, वह बृहत्तर भारत को निर्मित करने का कार्य करते हैं। तो आगे देखते हैं, पुराणों में गुप्तों को मागध गुप्त कहा गया है। गुप्त वंश के प्रारंभिक लेख व सिक्के पूर्वी उत्तर प्रदेश से मिलते हैं। मागध गुप्त का मतलब क्या हुआ? कि मागध गुप्त का मतलब हुआ ये लोग मगध के गुप्त रहे होंगे, और इनका जो है प्रारंभिक जो राज्य रहा वो कहाँ था? पूर्वी उत्तर प्रदेश से शुरू होता है और बिहार से। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी कि इनकी राजधानी भी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। चंद्रगुप्त द्वितीय जो है इनकी दूसरी राजधानी कहाँ बनाता है? उज्जैनी। तो जो इनकी जो शुरुआत होती है उत्तर भारत से, और ये विस्तृत राज्य के स्वामी बनते हैं इस तरह से। अब देखिए, मूल निवास स्थान के बारे में भी बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान इनको कहाँ मानते हैं? कहते हैं कि ये लोग बंगाली थे। बंगाल से धीरे धीरे ये पहुंच कहाँ आए थे? बिहार साइड में। कह रहे हैं कि ये बंगाल के निवासी थे। और बंगाली मानने वाले विद्वान कौन कौन थे? नोट कर लीजिए इसको। मूल निवास स्थान के बारे में देख लीजिए। उनका मूल निवास
मूल निवास स्थान के बारे में कुछ विद्वान इनको बंगाल का मानते हैं, जैसे एलन गांगुली एवं रमेश चंद्र मजूमदार। एलन गांगुली और रमेश चंद्र मजूमदार, आरसी मजूमदार इनको कहा जाता है ना, मजूमदार। इनका मूल निवास स्थान कहाँ मानते हैं? बंगाल। इनका मूल निवास स्थान मानते हैं कि ये लोग बंगाल के रहने वाले रहे होंगे। और इसका जो इन्होंने जो तर्क दिया है, इन्होंने इत्सिंग की यात्रा विवरण का तर्क दिया है। इत्सिंग ने बताया था कि जो है वहाँ पर कुछ भूमिदान की गई थी और इस तरह से एक बौद्ध मंदिर बनाया गया था। कुछ इस तरह के जो तर्क इनको मिलते हैं, उस आधार पर आरसी मजूमदार, गांगुली और एलन गुप्तों का मूल निवास कहाँ मानते हैं? बंगाल को मानते हैं। विंटरनित्ज इनको मगध का मानते हैं। विंटरनित्ज इनका निवास स्थान कहाँ मानते हैं? मगध तो होना ही चाहिए था। विंटरनित्ज इनको मगध का मानते हैं कि मगध इनका मूल निवास स्थान रहा होगा। कह रहे हैं कि इन्हीं के समय में विष्णु पुराण जो है, चूंकि गुप्तकालीन रचना है और विष्णु पुराण में ही इनको मागध गुप्त कहा गया है। इनको विष्णु पुराण में मागध गुप्त कहा गया है। विष्णु पुराण में गुप्तों को क्या कहा गया है? मागध गुप्त। लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। विष्णु पुराण में गुप्तों को मागध गुप्त कहा गया है। और विंटरनित्ज जी कह रहे हैं कि जो विष्णु पुराण की जो रचना हुई है वो किसके समय में हुई है? गुप्तों के काल में हुई है। इस आधार पर जो है ये लोग कहाँ के निवासी रहे होंगे? हाँ, मगध के। ये कह रहे हैं कि विष्णु पुराण और वायु पुराण, इन दोनों की जो रचना हुई है वह किस काल में हुई है? गुप्त काल में। इन दोनों की रचना गुप्त काल में हुई है। और गुप्त काल में, और इसमें कहा गया है कि ये मागध गुप्त शब्द आता है। इस तरह से विंटरनित्ज कहते हैं कि ये लोग मगध के निवासी, मूल निवासी रहे होंगे। इसी तरह से एक अन्य विद्वान है एस.आर. गोयल। ये कहते हैं ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के थे। एस.आर. गोयल इनको पूर्वी उत्तर प्रदेश का मानते हैं। गोयल कहते हैं कि इनका मूल निवास स्थान पूर्वी उत्तर प्रदेश रहा होगा। तो भी तुक्का ही मारते हैं लोग। हाँ, तो चूंकि सवाल बनता है इसलिए ये बताना जरूरी है। इसी तरह से सवाल आ जाएगा मैचिंग के लिए, कौन सा विद्वान इनका मूल निवास स्थान कहाँ मानता है, तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। इनका जो है ये पुरातात्विक आधार पर कहते हैं कि जो प्राचीनतम सिक्के यानी स्वर्ण सिक्के मिले हैं, जिसमें से चंद्रगुप्त कुमार देवी वाला सिक्का हमने कल पढ़ाया था, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्राप्त होते हैं। और प्रयाग प्रशस्ति और यशोधर्मन के मंदसौर अभिलेख वगैरह जो भी मिले हैं वो सब कहाँ मिलते हैं? ज़्यादातर उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिलते हैं। तो इसलिए इनका जो निवास स्थान रहा होगा वो कहाँ रहा होगा? पूर्वी उत्तर प्रदेश। ये एस.आर. गोयल मानते हैं। जैसे प्रतिष्ठानपुर, हमने आपको बताया कि जो सातवाहन थे उन्होंने अपना विस्तार दक्षिण में क्यों किया? क्योंकि बताते हैं कि उनका मूल निवास स्थान पैठन प्रतिष्ठानपुर यानी महाराष्ट्र में था। तो उनका जो है जननी जन्मभूमिष्ठ स्वर्गादि, जहाँ जिसका जन्म होता है वहाँ उसका जो है दिल हमेशा लगता है। तो उन्होंने दक्षिण की तरफ अपना विस्तार किया और संपूर्ण दक्षिणापथेश्वर जैसी उपाधियां भी उन्होंने धारण की। इसको बहुत ढंग से हमने आपको पढ़ाया था। तो ये आगे चलते हैं, गुप्त राजवंश शुरू करते हैं। ये सब तमाम कहानियां हैं, बहुत सारी कहानियां हैं। गुप्त बहुत बड़ा चैप्टर भी है। गुप्त राजवंश श्री गुप्त से शुरू करते हैं। तो बताया गया कि इसका पहला शासक कौन था? वास्तविक संस्थापक
गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त को माना जाता है। श्रीगुप्त इनका जो है कहीं कहीं नाम क्या मिलता है? सिर्फ महाराज गुप्त। तो श्रीगुप्त इनके जो है खाते में बहुत सारी उपलब्धियां नहीं हैं। श्रीगुप्त इनका जो है कार्यकाल लिख लीजिए 240 से 280 ईस्वी। 240 से 280 ईस्वी श्रीगुप्त। बहुत सारी किताबों में मिलता भी नहीं है। तो ये माना जाता है कि श्रीगुप्त ही गुप्त वंश के संस्थापक रहे होंगे और यह संभवतः कुषाणों के सामंत थे। कुछ लोग वाकाटकों के बारे में राय रखते हैं, कुछ लोग जो है लिच्छवियों के बारे में। हालांकि ये मानकर चलिए ये किसी न किसी के अधीन कार्य करते रहे होंगे। इनकी भी जो है इच्छा उमड़ी होगी कि हम भी शासक बनना चाहते हैं। जैसा कि हमने बताया मौर्य के बाद शुंग सातवाहन कर्ण सब हत्या के द्वारा, ये सब अमात्य थे और हत्या के द्वारा अपने मुख्य शासक की हत्या करके शासन सत्ता हासिल की थी। तो गुप्त वंश का जो संस्थापक था, गुप्त वंश का संस्थापक था, उसका क्या नाम था? श्रीगुप्त। और देखिए इनके खाते में जो उपलब्धियां हैं, इनकी मात्र एक उपाधि मिलती है महाराज की। उपाधि जो थी इनकी क्या थी? लिख लीजिए उपाधि महाराज। उपाधि महाराज। और दूसरे शासक थे इनके पुत्र घटोत्कच। दूसरे शासक मिलते हैं पुत्र घटोत्कच। इनकी भी उपाधि क्या थी? महाराज की उपाधि क्या मिलती है? महाराज। तो ये कहा जाता है कि ये लोग छोटे मोटे शासक थे, इसलिए महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण नहीं की। ये महाराज की उपाधि से अपने आप को संतुष्ट पाते थे। तो दूसरे शासक ये घटोत्कच, इनका कार्यकाल था 280 से 319 ईस्वी। 280 से 319 ईस्वी। 280 से 319 ईस्वी। अब इसके बाद घटोत्कच का पुत्र आता है चंद्रगुप्त प्रथम। तो देखिए प्रभावती गुप्ता के जो पूना तथा रिद्धपुर ताम्रपत्र मिले हैं प्रभावती गुप्ता के, इसमें इसे ही प्रथम शासक अधिराज बताया गया। किसको? घटोत्कच को। प्रभावती गुप्ता जो अपने पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र में जो लेख लिखा है, उसमें प्रथम शासक किसको बताया गया है? घटोत्कच को बताया गया है। किसको बताया गया है? घटोत्कच को। इनको घटोत्कच को पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र में क्या कहा गया है? आदिराज या आदि पुरुष कहा गया है। प्रभावती गुप्ता के हाँ सर, अंतारी का फोन थोड़ा जल्दी निकल जाना था। अभी जाना है? हाँ ठीक। तो प्रभावती गुप्ता के पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र में गुप्तों का संस्थापक किसको माना गया है? घटोत्कच को। इसको कहा गया है आदि पुरुष या आदिराज। यहां से ही मिलता है, आदिराज कहा गया है। प्रभावती गुप्ता के पूना तथा रिद्धपुर ताम्रपत्रों में घटोत्कच को प्रथम शासक बताया गया है। और इसी तरह से देखिए स्कंदगुप्त का सुपिया लेख मिलता है। स्कंदगुप्त का सुपिया लेख, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। स्कंदगुप्त का सुपिया से प्राप्त लेख। ये सुपिया कहाँ है? वेरी गुड, वेरी गुड। सुपिया ये रीवा जिले में है भाई। रीवा जिला मध्य प्रदेश। यहाँ से जो स्कंदगुप्त का लेख मिला है वह भी कहाँ से शुरू करता है? घटोत्कच से।
श्रीगुप्त की चर्चा नहीं की गई है इन लेखों में। यानी कि प्रभावती गुप्ता के पूना और रिद्धपुर ताम्रपत्र में आदिराज यानी कि प्रथम शासक गुप्त वंश का किसको माना गया है? घटोत्कच को। इसी तरह से स्कंदगुप्त के सुपिया रीवा जिला मध्य प्रदेश से प्राप्त लेख में भी प्रथम शासक जो है घटोत्कच को ही माना गया है, यानी श्रीगुप्त का नाम नहीं लिया गया है। तो जो गुप्त वंशावली इन दो अभिलेखों में शुरू होती है वह कहां से शुरू होती है? घटोत्कच से। आगे देखते हैं। अब देखिए जो इसका वास्तविक संस्थापक था वो कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम था। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो था ये उसका गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था और यह किसका पुत्र था? घटोत्कच का पुत्र था। तीसरे नंबर पर आते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम इनका कार्यकाल क्या है? 319 ईस्वी से कब तक है भाई? 335 ईस्वी तक। और इन्होंने जो है जब राज्य अपना जो है राज्यारोहण किया तब इन्होंने किस संवत की शुरुआत की थी? गुप्त संवत की। गुप्त संवत की शुरुआत यानी गुप्त संवत प्रारंभ किया। कब? ये माना जाता है फ्लीट महोदय के द्वारा कि इन्होंने शुरू कब किया गया रहा होगा इनके द्वारा? 319-20 ईस्वी में। क्योंकि 319 में ही यह गुप्त वंश का मतलब वास्तविक संस्थापक बनता है। लिख लीजिए, ये गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक था। वास्तविक संस्थापक तो श्रीगुप्त को माना जाता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था तो चंद्रगुप्त प्रथम। इसने गुप्त संवत की शुरुआत की 319 ईस्वी में। अब देखिए राज्यारोहण के पश्चात इन्होंने अपनी महत्ता को सूचित करने के लिए महाराजाधिराज उपाधि धारण की। इन्होंने उपाधि इनकी क्या थी? ये लोग सिर्फ महाराज की उपाधि से संतुष्ट रहे, लेकिन इन्होंने क्या कहा कि हम महाराजाधिराज हैं। महाराजाधिराज यानी कि राजाओं के राजा हैं, महाराजाधिराज की उपाधि इन्होंने धारण की। ये खूब पूछा जाता है, महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम थे। और उनकी शादी किससे हुई थी? लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। अब देखिए इसके पीछे भी तमाम सारे तर्क हैं कि लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से शादी क्यों की गई। अभी हमने जाति वाले संबंध में बताया कि कुछ लोगों ने इनको म्लेच्छ माना, कुछ लोग मानते थे नहीं ये बड़े शक्तिशाली थे, या इनका जो ब्लड था उच्च कुल का था, ये अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए इनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए कि अपनी राजसत्ता भी इनके सहारे मेंटेन हो जाएगी, यानी आगे बढ़ेगी। तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? कुमार देवी। पत्नी कौन थी? कुमार देवी। और इनके स्वर्ण सिक्कों पर हमने बताया, स्वर्ण सिक्कों पर इसकी आकृति भी मिलती है। जो स्वर्ण सिक्के मिले हैं उन सिक्कों पर चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारगुप्त की आकृति, नाम और साथ में पृष्ठभाग पर सिंहवाहिनी यानी दुर्गा माँ और लिच्छवया ब्राह्मी में लिखा गया है भाई, लिच्छवया शब्द ब्राह्मी में लिखा गया मिलता है इनके स्वर्ण सिक्कों पर। और स्वर्ण सिक्कों को कहा क्या जाता था? दीनार कहा जाता था। और वही जो अन्य सिक्के थे जो चांदी और तांबे के, उसको रूपक कहा जाता था, रूपक। तो इस तरह से इन्होंने शादी की कुमार देवी से। और उसके पीछे ये तर्क था। और इन्होंने जो है शादी करने के बाद चंद्रगुप्त
कुमार देवी नाम के सिक्के जारी किए, राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए, विवाह प्रकार आदि प्रकार के इन्होंने सिक्के जारी किए थे। और इनके सिक्कों की हमने बताया कि सर्वाधिक संख्या कहाँ मिली है, बयाना भरतपुर राजस्थान से जो सिक्कों का ढेर मिला है। गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ मिला है, बयाना। गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर बयाना कहाँ पड़ता है, ये भरतपुर। भरतपुर कहाँ पड़ता है, भरतपुर जिला राजस्थान में। गुप्त सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर यहाँ से मिला है। तो इस तरह से देखिए इनके जो 25 स्वर्ण सिक्के मिले हैं, कुछ गाजीपुर से मिले हैं। गाजीपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, भीतरी स्तंभ। गाजीपुर से 25 सिक्के जो मिले हैं वो टांडा से, टांडा संभवतः पहले फैजाबाद में था, इस समय कहाँ है, अंबेडकर नगर में। टांडा से मिले हैं, मथुरा से, वाराणसी, अयोध्या, सीतापुर आपके, और बयाना हमने बताया यहाँ से 25 स्वर्ण सिक्के प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से जो है देखिए समुद्रगुप्त तो जब देखिए समुद्रगुप्त को भी प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है, लिच्छवी दौहित्र, यानी कि लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। समुद्रगुप्त को कहाँ कहा गया है, प्रयाग प्रशस्ति में। और समुद्रगुप्त किसका पुत्र था, चंद्रगुप्त प्रथम का। और इसको प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है, लिच्छवी दौहित्र। लिच्छवी दौहित्र का मतलब लिच्छवी कन्या से उत्पन्न पुत्र, दौहित्र यानी नाती। लिच्छवियों का नाती रहा होगा ना, यानी पुत्री। पुत्री की पुत्री को क्या कहा जाता है, नाती। हाँ, और पुत्र को पौत्र या पौत्री, तो ये नाती रही होगी ना, नतनी, नाती रहा होगा ये। तो इसीलिए इसको लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न पुत्र बताया गया है प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र था। अब देखिए इसके शादी के पीछे तमाम सारे तर्क दिए गए हैं कि ये जो है अपने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हित साधने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवियों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया होगा। क्यों? क्योंकि जो अजात शत्रु था, यहाँ स्वर्ण खाने थी ना, बंगाल की तरफ या इधर जहाँ पर जो है लिच्छवियों का राज्य था, वहाँ जो है बताते हैं कि हीरे या स्वर्ण की खानें थी, और उस खानों के लिए अजात शत्रु ने भी लिच्छवियों से युद्ध किया था। संभवतः यह भी कारण रहा हो कि गुप्तों ने अपनी आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति और साथ में सामाजिक स्टेटस को ऊंचा करने के लिए इनसे अपना वैवाहिक संबंध स्थापित किया होगा। यानी कुमार देवी जो है वह लिच्छवी कन्या थी, और उससे उत्पन्न पुत्र समुद्रगुप्त को लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। आगे देखते हैं। और इन्होंने गुप्त संवत जो शुरू किया था, इसकी जो बातें लिखी गई है कि गुप्त संवत को प्रारंभ किसने किया था, यह स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है कि गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसमें स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में लिखा गया है, गुप्त प्रकाले गणना विधाय। गुप्त प्रकाले गणना विधाय, यह बात कहाँ लिखी गई है, गणना विधाय। यह बात स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ कहाँ पड़ता, वही गिरनार वाला गुजरात में यह लिखा गया है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की। और देखिए, और फ्लीट महोदय इसी का उदाहरण देते हैं। फ्लीट महोदय कहते हैं कि ये जो शुरुआत हुई रही होगी, वो जोड़ घटाना करते हैं फ्लीट महोदय, और वो कहते हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई रही होगी, इसके राजारोहण के समय, यानी कि 319 और
20 ईस्वी में। तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में यह लाइन लिखी गई है कि गुप्त प्रकाले गणना विधाय, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुप्त संवत की शुरुआत की। और गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग, ये लाइन लिखिए स्टार बना के, कि गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा अभिलेख में हुआ है। और एक बात आपको कहीं नहीं मिलेगी कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो लिच्छवी राजा से शादी की थी, लिच्छवी कन्या से, उस राजा का नाम क्या था? किसी को पता है? वो सर कौन? चंद्रगुप्त फर्स्ट? हाँ, ये वृषदेव थे। हाँ, वृषदेव 13वें थे। उनकी कन्या थी भाई कुमार देवी। हाँ, कुमार पत्नी कुमार देवी, इसकी पुत्री थी लिच्छवी वृषदेव 13वें की पुत्री थी। वृषदेव 13वें, वृषदेव 13वें की पुत्री कौन थी? कुमार देवी। कुमार देवी 4 बजे तक ही क्लास होता है ना? बड़े जल्दी टाइम है, 20 मिनट बचा है। चलो ठीक है, जितना हो सकेगा खींचा जाएगा। आगे चलिए। गुप्त संवत, देखिए इनकी जो, और देखिए लिच्छवियों का जो स्थान मिलता है, लिच्छवियों के बारे में कहा जाता है कि ये 2 जगह शासन करते थे। एक वैशाली में, वैशाली कहाँ पड़ता था? बिहार में। दूसरा नेपाल में। तो वैशाली को हैक किसने किया? चंद्रगुप्त प्रथम ने। विवाह करके वैशाली को अपने में मिला लेता है। बात समझ रहे हैं? लेकिन नेपाल को कौन मिलाता है? कौन मिलाता है? समुद्रगुप्त। इसकी चर्चा जो है, जो लिच्छवियों के राज्य मिलते हैं, लिच्छवियों के राज्य, वह जो है 2 राज्य देखने को मिलते हैं, वैशाली का और नेपाल का। तो वैशाली को मिलाया था चंद्रगुप्त प्रथम ने, यह जो है वैवाहिक संबंध के द्वारा। लेकिन नेपाल को समुद्रगुप्त ने अपनी दिग्विजय के अभियान में इसको मिलाया था। और यह बात आपको मिलेगी कहाँ? प्रयाग प्रशस्ति में। नेपाल, नेपाल का राज माना जाता है कि ये प्रत्यांतक यानी कि फ्रंटियर स्टेट रहा होगा। सर ये बातें दोनों प्रयाग प्रशस्ति में मिली नहीं, ये बात मिलती है कि नेपाल की विजय किसने किया था? नेपाल को जो है गुप्त वंश यानी गुप्त साम्राज्य में किसने मिलाया था? समुद्रगुप्त ने। हाँ, सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख हुआ है इसमें, अभी बताएंगे आपको। तो विजयों में देखिए, तो ये चंद्रगुप्त प्रथम ने विवाह के माध्यम से वैशाली को जो है गुप्त वंश में मिला लिया। इसी तरह से नेपाल को समुद्रगुप्त ने अधिकार कर लिया प्रत्यंत राज्य के रूप में, या इसका वर्णन सीधे प्रयाग प्रशस्ति में हुआ है। आगे देखते हैं चंद्रगुप्त प्रथम की विजयों के बारे में। सर हम ये बात कह रहे थे कि प्रयाग प्रशस्ति में दोनों का वर्णन किया गया है। नहीं भाई, ये इसका वर्णन मिलता है कि नेपाल को जो है लिच्छवियों के बारे में, नेपाल को किसने मिलाया था, यह बात मिलती है समुद्रगुप्त के द्वारा मिलाया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। वैशाली की बात जो है प्रयाग प्रशस्ति में नहीं कही गई है, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति किसकी उपलब्धियों का वर्णन करता है? सिर्फ और सिर्फ समुद्रगुप्त की। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन 2 राज्यों को मिलाने वाले निश्चित तौर पर चंद्रगुप्त प्रथम रहे होंगे, जो वैशाली को इन्होंने मिलाया, बिहार से लगा हुआ था, और नेपाल को समुद्रगुप्त ने अपने जो है दिग्विजय अभियान के दौरान मिला लिया था। तो देखिए विजय अगर देखें चंद्रगुप्त प्रथम की, तो इनके विजयों के बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है। वायु पुराण में कहा गया है कि किसी गुप्त राज्य की सीमा जो है प्रयाग साकेत मगध पर शासन करेगी, ऐसा अनुमान लगाया गया है वायु पुराण में कि कोई एक गुप्त राजा आएगा और उसका शासन कहाँ तक होगा? साकेत। साकेत यानी कि अयोध्या,
और साकेत के अलावा इन्होंने कहा प्रयाग और मगध पर शासन करेगा। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की जो राज्य सीमाएं थी, यानी कि इसकी राज्य में प्रयाग रहा होगा, अयोध्या यानी साकेत रहा होगा और साथ में मगध रहा होगा। इसी तरह से राय चौधरी महोदय कौशाम्बी तथा कोसल के मगध राजाओं को चंद्रगुप्त ने अपने अधीन में अपने राज्य में मिलाया था, ऐसा मानते हैं राय चौधरी। राय चौधरी साहब कहते हैं कि कौशाम्बी और कोसल के जो मगध राजा थे, मगध राजा, इनको भी अपने अधीन कौन किया था? चंद्रगुप्त प्रथम। यानी कि कौशाम्बी और कोसल भी इनके राज्य में रहा होगा, कौशाम्बी और कोसल। तो कुल मिलाकर ये कहा जा रहा है कि बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पर चंद्रगुप्त प्रथम का यहाँ पर शासन रहा होगा। विजयों की स्पष्ट जानकारी कहीं से नहीं मिलती है। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजा वृषदेव 13वें की कन्या कुमार देवी से विवाह किया, ये हो गया। अब देखिए इनकी विजय हो गई और ये वास्तविक संस्थापक हो गए। लेकिन यहीं से चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त वंश का एकाएक जो है मतलब बहुत लंबे क्षेत्र में विस्तार होता है। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बाद जो दूसरे शासक देखने को मिलते हैं इतिहास में, उनका क्या नाम है? क्या नाम है? क्या सर? कांच। कांच के बारे में भी आया है उल्लेख हुआ है कांच के बारे में। हाँ, तो जान लीजिए बस, छोटे से इनके बारे में ऐतिहासिकता संदिग्ध है, लेकिन जरा से जान लीजिए कांच के बारे में। तो कहा जाता है कि जो इनके दो पुत्र हुए, कांच और रामगुप्त तो बाद में आएंगे, समुद्रगुप्त। हाँ, कांच और समुद्रगुप्त। तो कहा जाता है कि कांच की कुछ सिक्के मिले हैं। इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि जो है समुद्रगुप्त को अपने भाई कांचगुप्त से उत्तराधिकार का युद्ध करना पड़ा। चूंकि यह कैसा रहा होगा? बड़ा भाई रहा होगा, ऐसा माना जाता है, और इसने उत्तराधिकार के युद्ध में इसको पराजित किया और इस प्रकार समुद्रगुप्त महान शासक बनता है। तो यानी कि पहले यह घर में ही युद्ध करना पड़ा इसको। समुद्रगुप्त को अपने भाई कांचगुप्त से उत्तराधिकार का युद्ध करना पड़ा। यह बात कहते हैं फादर हेरास, चूंकि कुछ सिक्कों पर कांच का नाम उत्कीर्ण हुआ है। तो यह बात ये कहते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपने भाई से उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा था, से उत्तराधिकार का युद्ध जीता था, ऐसे लिख लीजिए, युद्ध जीता था। यह बात फादर हेरास एक विद्वान हैं, इतिहासकार हैं, फादर हेरास, यह मानते हैं। और इसके कुछ सिक्के मिले हैं और बाकी ज़्यादा कुछ मिलता नहीं है। तो कांच के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये जानिएगा कि समुद्रगुप्त के ये बड़े भाई रहे होंगे और चंद्रगुप्त के बड़े पुत्र रहे होंगे, और उत्तराधिकार युद्ध में समुद्रगुप्त ने इनको परास्त किया और राजा बना। बस इनकी कुछ मुद्राएं मिली हैं जिसके आधार पर इनकी ऐतिहासिकता की जानकारी मिलती है। कुछ सिक्कों पर कांच का नाम उत्कीर्ण है, क्योंकि कुछ सिक्कों पर कांच का नाम उत्कीर्ण है, कांच का नाम उत्कीर्ण मिलता है। ऐसे लिख लीजिए, एक लाइन क्लियर रहे, उत्कीर्ण मिलता है। आइए समुद्रगुप्त के बारे में देखते हैं। चंद्रगुप्त का पुत्र था पुत्र समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए भाई, ये बहुत महान शासक हुआ। समुद्रगुप्त महान पिता का महान पुत्र साबित हुआ। समुद्रगुप्त इसका डेट बताइए। 335 से 375
335 से 375 ईस्वी समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में देखिए, इसकी उपाधि क्या थी? पर क्रमांक की। पर क्रमांक बहुत पूछा जाता है सवाल। उपाधि क्या थी? उपाधि पर क्रमांक। उपाधियां तो और इन्होंने धारण की थी, लेकिन पर क्रमांक। नेपोलियन तो इसी को आ जाता है। जी जी अभी बता रहे हैं, पर क्रमांक। हाँ लिख लीजिए, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, लेकिन कहा किसने था? विंसेंट स्मिथ महोदय ने। लिख लीजिए, विंसेंट स्मिथ महोदय ने, विंसेंट स्मिथ महोदय ने, स्मिथ महोदय ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त महोदय ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। नेपोलियन शब्द ही क्यों ये यूज किया? नेपोलियन कहाँ का शासक? हाँ, नेपोलियन कहाँ है? कहाँ है? तो ये नेपोलियन जो था यह फ्रांस का शासक था और बहुत बड़े विस्तृत क्षेत्र पर अपने राज्य को विस्तृत कर लिया था। इसलिए स्मिथ महोदय जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। ये सवाल को पूछा जाता है छोटे एग्जामों में, बड़े एग्जामों में तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि प्रचलित है, ये प्रचलित सवाल है काफी। तो इनका देखिए पर क्रमांक, और इसको क्या कहा जाता है? कविराज। और क्या कहा जाता है? कविराज। कविराज भी इसे कहा जाता है, कविराज समुद्रगुप्त को। कविराज बीड़ा बड़ा बजाता था ना, संगीत प्रेमी था यह, बीड़ा वादन करता था, इसको कविराज भी कहा गया है। और कहा जाता है कि यह 100 युद्धों का विजेता था। इसके शरीर पर 100 घाव मिले हैं, 100 घावों के चिन्ह मिलते हैं। 100 युद्धों का विजेता भी इसे कहा जाता है, यानी इसने शतक लगाया था। 100 युद्धों का विजेता भी इसे कहा जाता है, 100 युद्धों का विजेता भी इसे कहा जाता है। और ये कहा जाता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने भारी सभा में इसे जो है अपना राज्य प्रदान करने के पश्चात सन्यासी हो गया। चंद्रगुप्त प्रथम ये जो है कहते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी घोषणा की थी, क्योंकि यह बड़ा भाई जरूर रहा लेकिन यह योग्यतम था, इसीलिए इन्होंने क्या किया कि घोषणा कर दी, अपने राज्यकाल में ही, अपने समय में ही घोषणा कर दी कि समुद्रगुप्त अब राजा बनेंगे, हम जा रहे हैं जंगल को। वह सन्यासी हो गया, लेकिन उत्तराधिकार का युद्ध कांच से इसको लड़ना पड़ा, ऐसा इतिहास में मिलता है। तो भारी सभा में यह एक बार सवाल पूछा गया था, इसने जो है चंद्रगुप्त प्रथम भारी सभा में राज्य प्रदान करने के पश्चात खुद वह संन्यास धारण कर लेता है। और इसका एक नाम मिलता है, एक अन्य नाम मिलता है चंद्र प्रकाश। लिख लीजिए, समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। चंद्र प्रकाश, चंद्र प्रकाश मिलता है। कहने का मतलब यह देवताओं की तरह युद्ध जो है विजेता था, देवताओं जैसी, यानी चंद्र प्रकाश इसको कहा गया है। वायु, सूर्य, चंद्र, इंद्र से इसकी तुलना भी की गई है। इसका एक अन्य नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। वामन के काव्यालंकार सूत्र में यह नाम कहाँ मिलता है? ये लिख लीजिए भाई, वामन के काव्यालंकार सूत्र में, वामन के काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। वामन के काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम चंद्र प्रकाश मिलता है। समुद्रगुप्त का एक अन्य नाम चंद्र प्रकाश मिलता है।
और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? धर्म प्राचीर बंधन। लिखते चलिए, प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंधन कहा गया है। धर्म प्राचीर बंधन इधर लिख दे रहे हैं। प्रयाग प्रशस्ति में इसे जो है धर्म प्राचीर बंधन कहा गया है। यानी समुद्रगुप्त को प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को धर्म प्राचीर बंधन कहा गया है। धर्म प्राचीर बंधन कहा गया है। धरणिबंध, धरणिबंध कहा गया है। धरणिबंध यानी कि धरती को बांधने वाला, यानी धरती को जीतने वाला धरणिबंध। और क्या कहा गया है? धरणिबंध पृथ्वी, पृथिव्याम प्रतिरथ, यानी पृथ्वी पर जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो। पृथिव्याम प्रतिरथ, पृथिव्याम, पृथिव्याम प्रतिरथ, प्रतिरथ अर्थात पृथ्वी पर जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो। लिख लीजिए, अर्थात पृथ्वी पर जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो। पृथिव्याम प्रतिरथ, पृथिव्याम प्रतिरथ अर्थात पृथ्वी पर जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो। कविराज यानी कवियों का सम्राट बता ही दिया आपको। लिच्छवी दौहित्र भी कहा गया है इसी में इसको। कविराज यानी कवियों का सम्राट। लिच्छवी दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र, ये सब बातें कहाँ लिखी गई हैं? प्रयाग प्रशस्ति में। प्रयाग प्रशस्ति की पूरी कहानी कल पढ़ाए थे ना कि किसने इसको पहले उत्तीर्ण करवाया था? अशोक ने। कहाँ पर? कौशाम्बी में। फिर समुद्रगुप्त ने उस पर अपना लेख लिखवाया और फिर उससे कौन जुड़ा? अकबर। अकबर के समय में जहांगीर उसको कहाँ ले गया? प्रयागराज। पूरी कहानी बताए थे। 33 पंक्तियां मिलती हैं, चंपू शैली में लिखा गया है। ये गुरु जी से पूछिए, ये गद्य पद्य की मिलावटी शैली होती है, चंपू शैली। बात समझ रहे हैं ना? गद्य पद्य मिश्रित शैली होती है जिसको चंपू शैली कहा जाता है। तो इस तरह से ये पूरा इतिहास हमने बताया था कल इसका। तो उससे बहुत सवाल पूछा जाता है। आगे देखिए, कविराज कहा गया था, लिच्छवी दौहित्र और परम भट्टारक। परम भट्टारक, परम भट्टारक, परम भट्टारक, ये सारी उपाधियां इसको दी गई हैं। कई लाख गायों का दान करने वाला भी कहा गया है। कई लाख गायों का दान करने वाला भी इसे कहा गया है। कई लाख गायों का दान करने वाला भी इसे कहा गया है। तो कुल मिलाकर समुद्रगुप्त के बारे में जो उपलब्धियां समुद्रगुप्त की थी, ये सारी उपलब्धियां प्रयाग प्रशस्ति से मिलती हैं। और समुद्रगुप्त का एक अभिलेख मिला है, वो कहाँ से मिला है? एरण से। ये भी पूछा जाता है। समुद्रगुप्त का अभिलेख लिख लीजिए, एरण अभिलेख। एरण से मिला है समुद्रगुप्त का अभिलेख, एरण से प्राप्त हुआ है। कहते हैं कि यह जो है बहुत उदारवादी भी था। इसकी उदारता के कारण सरस्वती तथा लक्ष्मी का विरोध सदा के लिए समाप्त हो गया था, ऐसा कहा गया है। एरण अभिलेख ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। लिख लीजिए कोष्टक में, ये समुद्रगुप्त का एरण अभिलेख मध्य प्रदेश में पड़ता है। इस लेख को किसने खोजा था? कनिंघम ने। आगे लिख लीजिए, खोजा किसने? कनिंघम ने।
बीना जिले में पड़ता है, बीना नदी पर, बीना नदी, ये बीना नदी के किनारे है, बीना नदी। और इस एरण प्रदेश को क्या कहा जाता है? समुद्रगुप्त का भोग नगर। एरण को समुद्रगुप्त का भोग नगर कहा जाता है, समुद्रगुप्त का भोग नगर, भोग नगर कहा गया है। एरण को समुद्रगुप्त का भोग नगर कहा गया है। इस अभिलेख में इसकी पृथ्वी, रूपी, कुलवधु, मुदिता, दत्तनी, दत्ता, ये सब नाम मिलते हैं इसकी पत्नी का। इसकी पत्नी का क्या नाम था? हाँ, दत्ता देवी। पत्नी का क्या नाम था? दत्ता देवी। पत्नी का नाम दत्ता देवी, पत्नी का नाम दत्ता देवी। और इसको क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त को कहा गया है कि यह प्रसन्न होने पर कुबेर जैसा और नाराज होने पर यमराज जैसा और ये के समान है। अगर ये नाराज हो गया तो आपके प्राण हर लेगा, लेकिन अगर यह प्रसन्न है तो कुबेर समझिए अपना खजाना आप पर लुटा देगा। यानी कि दो विरोधी गुण इसके अंदर थे भाई। आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए इसकी विजय और प्रयाग प्रशस्ति में इसको 2-4 लाइन और बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि प्रयाग प्रशस्ति से बहुत सारे सवाल बनते हैं। गंगा अवतरण का उल्लेख हुआ है प्रयाग प्रशस्ति में, गंगा अवतरण का उल्लेख हुआ है, गंगा अवतरण का उल्लेख हुआ है, उसी प्रयाग प्रशस्ति में बढ़ा लीजिए। प्रयाग प्रशस्ति में गंगा अवतरण का उल्लेख हुआ है और इसी में पाटलिपुत्र को एक नाम दिया गया है, पुष्पनगर या पुष्पपुर। पाटलिपुत्र का दूसरा नाम हमने बताया था कुसुमपुर ना, याद है? कुसुमपुर, पुष्पपुर या पुष्पनगर, पुष्पध्वज। तो ये पुष्पनगर जो नाम मिलता है ये कहाँ मिलता है पाटलिपुत्र के बारे में? यही प्रयाग प्रशस्ति में पुष्पनगर पाटलिपुत्र का नाम मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए कि पुष्पनगर, पाटलिपुत्र के बारे में पुष्पनगर जैसा नाम उद्बोधित किया गया है। कहां पर? प्रयाग प्रशस्ति में। नोट कर लीजिए, पुष्पनगर। और इसी में देखिए प्रशस्ति में ये 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की सामरिक विजयों का विवरण मिलता है। इसकी 7वें श्लोक में, प्रशस्ति के 7वें श्लोक में इसकी जो विजय हुई थी, सामरिक विजय, उसका वर्णन किया गया है। प्रशस्ति के 7वें श्लोक में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में वर्णन किया गया है। 7वें श्लोक में इसकी विजयों के बारे में वर्णन किया गया है। 13वीं, 14वीं और 21वीं पंक्तियों में आर्यावर्त के प्रथम एवं द्वितीय युद्धों का उल्लेख हुआ है। 13वीं, 14वीं और 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के प्रथम एवं द्वितीय युद्धों का उल्लेख हुआ है। तो इसने कुल जो है बताया जाता है कि 9 युद्ध इधर जीता था आर्यावर्त में, यानी उत्तर भारत में, और 12 कहाँ जीता था? दक्षिण में। तो जो ये सारा विवरण कहाँ से मिलता है? प्रयाग प्रशस्ति में। और यह जो है गंधर्व विद्या में भी बहुत प्रवीण था, बताया गया है। हाँ पूछिए, बताइए, पूछ रहे हैं क्या? अच्छा, समय। अच्छा, चलिए ठीक, कोई बात नहीं। हमने तो सोचा अभी कुमार गुप्तचंद्र को द्वितीय तक पहुंच चलेंगे, यही खत्म करवाएंगे। हाँ तो बस 2-3 लाइन और सुन लीजिए बस। हाँ, प्रशस्ति में कहा गया है कि यह गंधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने इंद्र के आचार्य कश्यप, तुम्बरु और नारद आदि का भी जो है, आदि को भी लज्जित कर दिया था गंधर्व विद्या के बारे में। यानी कि वीणा का वादन करता था, अच्छी अच्छी कविताएं लिखता था। तो ये लाइन बहुत पूछी गई है कई बार कि गंधर्व विद्या में प्रवीणता के कारण समुद्रगुप्त ने इंद्र के आचार्य कश्यप, तुम्बरु और नारद आदि को भी लज्जित कर दिया था। इसकी राज्यसभा में, मंत्रिपरिषद में बहुत सारे लोग रहते थे जिनको सभेय कहा गया है,
और इसमें देखिए 3 महादंडनायक का नाम मिलता है। एक तो हरिसेन ही थे, हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? हरिसेन ने की। दूसरे ध्रुवभूति थे, हरिसेन, इनके महादंडनायक का नाम लिख लीजिए, महादंडनायक, महादंडनायक इसकी राज्यसभा के हरिसेन। दूसरे थे ध्रुवभूति, लिख लीजिए, नाम मिलता नहीं, ध्रुवभूति, हाँ ध्रुवभूति। और तीसरे कौन थे? तिलक भट्ट थे। इन्होंने वहां पर ये कार्य किया था, जो रचना करवाई गई थी, तिलक भट्ट ने वो उसको उत्कीर्ण करवाने का कार्य किया था। तिलक भट्ट, हरिसेन, ध्रुवभूति और तिलक भट्ट, ये महादंडनायक थे। प्रशस्ति में जहांगीर एवं बीरबल का भी वर्णन किया गया है। ये बात हम कल परसों से ही बता रहे हैं, कल भी बताए थे। लेकिन जहांगीर का लेख जो है वो किस भाषा में है? फारसी भाषा में। लिखिए, प्रयाग प्रशस्ति में जहांगीर का लेख फारसी में है, जिसे उसने अपने पसंदीदा लेखक जहांगीर का लेख फारसी में है, जिसे उसने अपने पसंदीदा लेखक अब्दुल्ला मुस्किन कलाम से लिखवाया था। अब्दुल्ला मुस्किन कलाम से लिखवाया था। अब्दुल्ला मुस्किन कलाम से लिखवाया था। अब्दुल्ला मुस्किन कलाम से इसने लिपिबद्ध करवाया था। तो प्रयाग प्रशस्ति बड़ा इंटरेस्टिंग प्रशस्ति है, कई सारे राजा इससे जुड़े हैं। अब्दुल्ला मुस्किन कलाम से फारसी भाषा में जहांगीर ने और जो अपना लेख लिखवाया है, जिसमें बीरबल का भी वर्णन आया है। अकबर के समय में ही इसको ये ले गया था वहाँ। अभी आप देख सकते हो जाकर, हालांकि जाने नहीं देते शायद, वहाँ किले में है प्रयाग कभी गए हो? कौन गया? किला देखे हो अकबर का, सरस्वती घाट पर? हाँ, तो अंदर आप जा सकते हैं वहीं तक जहाँ पर सरस्वती कूप है और जहाँ पर तमाम सारे देवी देवताओं को गर्भगृह में रखा गया है। कोई गया अंदर? नहीं गए। आप जाइएगा, जब मुलायम सिंह रक्षा मंत्री थे उस समय उसमें एक अलग से अंडरग्राउंड गेट लगवा दिए। सरस्वती घाट की तरफ से आप अंदर जाएंगे, निःशुल्क व्यवस्था है। तो वहाँ वो वृक्ष है, पीपल का वृक्ष, जिसके दर्शन लोग करने जाते हैं। और जब अंदर जाएंगे तो नीचे अंडरग्राउंड सीढ़ियाँ लगी हैं। तो जब आप जाएंगे तो वहाँ उसमें जो है तमाम सारे देवी देवताओं की मूर्तियाँ आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि वह जो है अपने किले में जो उसकी हिंदू रानियाँ थी, वो स्नान करती थी जाके गंगा में, और उनके लिए मंदिरों की व्यवस्था करवा रखा था गर्भगृह में। कभी जाएंगे तो आप नीचे गए हैं? नहीं गए? जाना तो जरूर देखना। ठीक, इसको बंद कर दीजिए।